हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अंजू यादव। लर्न विथ इंडिया 2024 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूं दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी टीआरए 3 और 4 को टारगेट करके जीके और जीएस के प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड हैं। और ये प्रश्न पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह सीटेट पेपर 2 के लिए भी, जो एसएसटी सब्जेक्ट है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ। आज का पहला प्रश्न है। दोस्तों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें, प्रश्नों को देखें और ध्यान से देखें। ये सब प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, पिछले साल परीक्षाओं में आए हुए ही प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? जो खुदाई खिदमतगार था उसको किसने संगठित किया था? अब्दुल गफ्फार खान, यहाँ पे अब्दुल होगा, अब्दुल गफ्फार खान, अली ब्रदर्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, अब्दुल गफ्फार खान ने किए थे, खुदाई खिदमतगार का संगठन किए थे। उत्तर पश्चिमी प्रांत में अब्दुल गफ्फार खान ने वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत किए थे। प्रश्न आ जाएगा, खुदाई खिदमतगार का शुरुआत किसने किया था? तो अब्दुल गफ्फार खान ने। लेकिन कब किया था? तो 1929 में किया था। खुदाई खिदमतगार को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आ जाएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन का मतलब शुरुआत किसने किया था, तो वो अब्दुल गफ्फार खान ही करेंगे, क्योंकि खुदाई खिदमतगार को ही लाल कुर्ती कहा जाता है। अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है, उनकी समान विचारधाराओं और महात्मा गांधी के साथ घनिष्ठ मित्रता के कारण खान को उनकी करीबी सहयोगी अमीर चंद बम्बाल ने सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी का उपनाम दिया था। प्रश्न सीधा सीधा बना है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। उनकी पत्रिका है पख्तून, पाश्तो भाषा में 10 रोजा। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले गैर भारतीय थे अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्निंग, वारेन हेस्टिंग, उपरोक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल इनमें से कोई नहीं है। आइए जान लेते हैं कि कौन था भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी चक्रवर्ती थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इससे रिलेटेड प्रश्न मैं प्रैक्टिस नंबर 1 में भी करवाई हूँ। यदि आप उस प्रैक्टिस को देखे होंगे तो इसका उत्तर आप आसानी से दे चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे। मैं उसका लिंक अपने आई बटन में लगाई हूँ, देख लीजिएगा। बंगाल का पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का पहला गवर्नर लॉर्ड क्लाइव था और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। भारत का पहला गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। यहाँ पे बंगाल का दिया है और यहाँ पे भारत का दिया है। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना कब हुई थी? आज का तीसरा प्रश्न है, भारत में नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1882 में, 1881 में, 1872 में, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नियमित और वैज्ञानिक जनगणना 1881 में हुई थी। इसका थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं। इससे और जो प्रश्न बनने वाले हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं। भारत की पहली जनगणना, यदि प्रश्न में आ जाएगा भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, जबकि नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड लिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। यहाँ से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। भारत में पहली जनगणना तो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी, और दूसरा नियमित और वैज्ञानिक तरीके से जनगणना 1881 में लॉर्ड लिपन के समय में हुई थी। भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 2011 में हुई थी। जनगणना 2011 का नारा था हमारा जनगणना और हमारा भविष्य। सी चंद्रमौली भारत का जनगणना आयुक्त 2011 के थे। 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली थे। अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 4 है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजिनी नायडू ने, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। इससे रिलेटेड और जो प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं, जो संभावना है कि आगामी परीक्षा में बन सकते हैं। तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर ने कलकत्ता में 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में किए थे। प्रश्न बन गया कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्रनाथ। और कब किए थे? तो 6 अक्टूबर 1839 ईस्वी में। जो तत्वबोधिनी सभा थी उसका आरंभिक नाम तत्वरंजनी सभा थी और इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन और उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। तत्वबोधिनी पत्रिका तत्वबोधिनी सभा की पत्रिका थी। जो तत्वबोधिनी पत्रिका है वो तत्वबोधिनी सभा की थी। ब्रह्म विश्वास का प्रचार करने और तत्वबोधिनी सभा के सदस्यों के बीच नियमित संपर्क को सक्षम करने के लिए यह पत्रिका पहली बार 16 अगस्त 1843 को कलकत्ता में प्रकाशित हुई थी। अछोय कुमार दत्त इसके पहले संस्थापक थे और देवेंद्रनाथ टैगोर इसके समग्र पर्यवेक्षक का प्रभार सौंपा था। प्रश्न नंबर और कुछ जान लेते हैं। महत्वपूर्ण आंदोलन सभाओं और उनके संस्थापक देख लेते हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक, आत्मीय सभा का मतलब वो आत्मीय सभा का स्थापना 1815 में हुआ था और राजा राम मोहन ने किए थे। ब्रह्म समाज का 1828 में हुआ था, इसको भी राजा राम मोहन ने किए थे। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 ईस्वी में केशव चंद्र ने किए थे। प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे ने किए थे। और सत्य शोधक समाज 1873 ज्योतिबा फूले ने किए थे। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में मैडम एच.पी. ब्लावस्की, कर्नल अलकाट ने किए थे। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किए थे इसकी स्थापना। रामकृष्ण मिशन 1897 में स्वामी विवेकानंद ने किए थे। यंग बंगाल आंदोलन 1826 में हेनरी लाइस विवियन डे रोज़ेरो ने किए थे। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, परमहंस मंडली का गठन के उन्मूलन के लिए हुआ था। जो परमहंस मंडली था किसके उन्मूलन के लिए हुआ था? सती प्रथा, जाति, बाल विवाह, उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो परमहंस मंडली का गठन जाति के उन्मूलन के लिए हुआ था। जो परमहंस मंडली है 1849 में बॉम्बे में स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह की शुरुआत थी। जो परमहंस मंडली में 1849 में बॉम्बे में स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह की शुरुआत थी। दुर्गाराज मेहताजी और दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों के एक समूह ने की थी। इसका मतलब स्थापना दुर्गाराम मेहताजी और दादोबा पांडुरंग और उनके दोस्तों ने किए थे। जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए परमहंस मंडली की स्थापना की गई थी। परमहंस मंडली की स्थापना किसके लिए की गई थी? जाति जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसको तोड़ने के लिए। उनकी सभाओं में निम्न जाति के लोगों द्वारा पकाया गया भोजन सदस्यों द्वारा लिया जाता था और इसके संस्थापक मंडली एक ईश्वर में विश्वास करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, और शेयर करेंगे तो जरूरतमंदों के पास जाएगा। आप वीडियो पूरा देख करके तब लाइक या डिसलाइक करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। प्रश्न नंबर 6वां है, आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फूले ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, ई.वी. रामास्वामी नायकर ने, उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो जो आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ई.वी. रामास्वामी नायर ने किए थे। और कुछ जान लेते हैं। ई.वी. रामास्वामी नायर द्वारा 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु में की गई थी। जो ई.वी. रामास्वामी नायर पर थे, उन्होंने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत 1925 में तमिलनाडु राज्य से किए थे। स्वाभिमान आंदोलन का उद्देश्य अस्पृश्यता को पूरी तरह समाप्त करना था और भाईचारे पर आधारित समाज की स्थापना करना था। आत्मसम्मान या स्वाभिमान आंदोलन में ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई तथा लोगों के ब्राह्मणवाद का विरोध करने के लिए आगे आने को कहा गया था। ब्राह्मणों की सहायता के बिना विवाह, मंदिरों में जबरन प्रवेश और मनुस्मृति जलाने आदि के लिए आंदोलन किए गए थे। ई.वी. रामास्वामी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। ये सब जो नोट्स है, ये सब किसी न किसी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं को एक जगह इकट्ठा कर देंगे। आप लोग ध्यान से इस सेशन को देखिए और
पेरियार द्वारा तमिल भाषा में रामायण की रचना की गई थी। जो पेरियार थे ईवी रामास्वामी, जिन्हें पेरियार का नाम दिया गया था, इन्होंने तमिल भाषा में रामायण की रचना की थी, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, जस्टिन रनाडे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी अधिवेशन कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे और दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम और अय्यर, जस्टिन रनाडे ये तीनों लोग उपस्थित थे, जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं उपस्थित थे। और कुछ जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा की गई थी, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। किंतु सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि 25 दिसंबर 1885 को कोलकाता द्वारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किए थे। प्रश्न नंबर 8वां है, प्रश्न नंबर 8वां है, निम्न में से किसे भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? मैडम भीकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे, जो भारत के बाहर इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के एक आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत किए थे। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसी सन्यासियों और फकीरों का नेता माना जाता है जो 1857 की अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचे थे? बहादुर शाह द्वितीय, रानी जीनत महल, नाना साहब। उपरोक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो नाना साहब को सन्यासी और फकीरों का नेता माना जाता था, जो 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ साजिश रचे थे। 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया। जो 5 जून 1857 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था। यहाँ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व प्रदान किया था। इसमें उनकी सहायता तात्या टोपे, जिसे रामचंद्र पांडुरंग ने की थी। सहायता जो नाना साहब की सहायता किए थे तात्या टोपे, जिनको रामचंद्र पांडुरंग भी कहा जाता है, उन्होंने इनकी सहायता की थी। 1857 की क्रांति में नाना साहब को षड्यंत्रकारी सन्यासी और फकीरों का नेता कहा गया था। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया था और अंत में नेपाल, जो नाना साहब थे, नेपाल चले गए। आज का पहला अंतिम प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 दिसंबर 1858 को, 17 दिसंबर 1859 को, 1 नवंबर 1858 को। उपयुक्त में से एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो 1 नवंबर 1858 को भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी रानी विक्टोरिया द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1857 क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को कानपुर अंग्रेजों के हाथ से निकल गया था। ये तो हो गया है। प्रश्न नंबर 10 देख रहे थे कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा किए थे। इस घोषणा के पश्चात भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारतीयों को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन रखा गया था। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनियों के शासन को समाप्त कर दिया गया था और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया था। यह प्रावधान किया गया था कि भारत ताज के नाम पर एक सरकार होगी और गवर्नर जनरल को वायसराय नामक एक नया शीर्षक दिया जाएगा, जो ताज का प्रतिनिधि होगा। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।